द रणवीर शो क्लिप्स में स्वागत है आपका। बस देखते रहो और सीखते रहो। जब एक बच्चा पैदा होता है उसके तुरंत बाद एक पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए? थोड़ा सा चिल करना भी ज़रूरी होता है। आई एम अज्यूमिंग चिल करो थोड़ा सा। इम्यूनिटी के बारे में सीखते रहो कि इम्यूनिटी पर लॉन्ग टर्म में काम कैसे करें। पर और क्या? देखो, न्यूबॉर्न बेबी जब बॉर्न होता है ना, तो सबसे पहली चीज़ जो इंपॉर्टेंट होती है, नंबर 1 जो हमने डिस्कस किया था अबाउट स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट। जी, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद जो सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है फीडिंग। बच्चे को पैदा होते ही माँ का दूध जो ब्रेस्ट फीडिंग रहती है वो स्टार्ट करनी चाहिए। इनिशियली जो 2 to 3 डेज तक मिल्क आता है उसको कोलेस्ट्रम कहते हैं, एंड दैट इज़ द लिक्विड गोल्ड। वो लिक्विड गोल्ड इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो जो दूध होता है उसमें एंटीबॉडीज़ होती हैं जो बच्चे की इम्यूनिटी इंप्रूव करती है। कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जो ब्रेस्ट फीडिंग में नहीं बिलीव करते। नो, आज के ज़माने में सारे पेरेंट्स सब ब्रेस्ट फीडिंग एंड अवेयरनेस इज इंक्रीजिंग। पेरेंट्स खुद चाहते हैं कि वो अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेस्ट फीड करें, बट कुछ मिथ्स हैं जो यूजली ब्रेस्ट फीडिंग को लेके पेरेंट्स में आज भी बहुत कॉमन है कि पेरेंट्स को लगता है कि माँ को अगर बुखार है तो बच्चे को दूध नहीं पिलाना है, तो वो बिल्कुल गलत है। बल्कि अगर माँ को फीवर है तो फीवर अगर किसी बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है तो माँ उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाएगी, एंड वो एंटीबॉडीज़ बच्चे को थ्रू मिल्क मिलेगी, तो वो बच्चा उस इन्फेक्शन से फाइट बल्कि बेटर करेगा। तो ये मिथ है, ये गलत है कि मदर फीवर के दौरान बच्चे को फीड नहीं करती हैं, या मदर को लगता है कि मैं ये मेडिसिन खा रही हूँ तो फीड नहीं करूँगी। बल्कि ओनली देर आर वेरी फ्यू मेडिसिन्स जो ब्रेस्ट फीडिंग्स में हम मना करते हैं, अदरवाइज मेजॉरिटी ऑफ द मेडिसिन विच आर सेफ ड्यूरिंग लैक्टेशन वो उसके खाते हुए भी आप ब्रेस्ट फीडिंग कर सकते हैं। ओके। अगर मम्मी फूक रही है या दारू पी रही है तो फिर ब्रेस्ट फीडिंग कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। इट इज़ एडवाइजेबल दैट इनिशियली एटलीस्ट इन द फर्स्ट 3 to 6 months मदर को कोई भी फॉर्म ऑफ सब्सटेंस अब्यूज़ या कोई भी फॉर्म ऑफ अल्कोहल या दारू नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो सम अमाउंट डेफिनेटली थ्रू ब्रेस्ट मिल्क बच्चे को भी मिलेगा। इन केस जैसे कोई अनअवॉइडेबल सिनेरियोज हैं जिसमें अगर लेना है, स्टिल आई वुड से इन फर्स्ट 3 months बिल्कुल नहीं। उसके बाद भी लेना है तो मिनिमम 2 to 3 hours का गैप बिफोर फीडिंग आपका होना चाहिए। सम अमाउंट ऑफ अल्कोहल गोज इनटू द मिल्क, बट हाँ इतना नहीं कि बच्चे को ड्रंक स्टेट में जाएगा, बट डेफिनेटली इट हैज़ मेनी साइड इफेक्ट्स टू द चाइल्ड। श्योर। एंड ऑल्सो बच्चे की सेफ्टी का भी कंसर्न रहता है। अगर मदर ड्रंक स्टेट में है तो मे बी वो बच्चे को ड्रॉप कर सकती है, या कोई भी अनचाहे वो गिरा सकती है, या कहीं चोट लग सकती है। तो इट इज़ नॉट एडवाइजेबल फॉर मदर्स इनिशियली व्हेन द चाइल्ड इज़ खाली जब वो दूध पी रहा है माँ का पहले 6 महीने, उस दौरान तो बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है कि माँ कोई भी फॉर्म ऑफ सब्सटेंस अब्यूज़ करे या फिर अल्कोहल ले। कुछ डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं? डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस बेसिकली ये रहती है कि मदर को जितनी उनकी कैलोरी रिक्वायरमेंट है उससे 500 to 700 कैलोरीज एक्स्ट्रा लेना है। सेकेंड, हेल्दी डाइट लें, क्योंकि वो अगर उनकी डाइट हेल्दी नहीं रहेगी, लाइक इफ़ इट इज़ फिल्ड विद जंक फूड और इफ़ इट्स फिल्ड विद हाई शुगर हाई सॉल्ट फूड, तो दैट इज़ नॉट गुड फॉर द बेबी। बिकॉज अगर उनका न्यूट्रिशन अच्छा नहीं रहेगा तो डेफिनेटली मिल्क की क्वालिटी सफ़र करती है। मतलब वो हेल्दी खाना खाओ। हेल्दी खाना खाओ, बट सब कुछ खाओ। ये मिथ है कि मैं ये नहीं खा सकती फीडिंग के टाइम पे, या वो नहीं खा सकती है। आई ऑलवेज टेल द पेरेंट्स कि आपको अगर कोई चीज़ सूट कर रही है, होममेड फूड अगर आप खा रहे हो, आपको सूट कर रही है तो ठीक है, वो दे सकते हो। अगर आपको ही वो स्पाइसेस ज़्यादा लग रहे हैं, आपको गैस बना रही है, या आपको सूट नहीं कर रहा है, तो डेफिनेटली इट्स नॉट गुड फॉर द चाइल्ड टू। ओके। यहाँ जितने भी टॉपिक्स हमने कवर करे हैं हर जगह डाइट की बातें हो रही है, तो इस पूरे टॉपिक चिल्ड्रंस हेल्थ की मेन थीम शायद डाइट ही है। आपकी खुद की डाइट एज अ पेरेंट और बच्चे की डाइट, करेक्ट? यस। तो एक्चुअली मैं आपको इन डिटेल डाइटिंग सवाल नहीं पूछूंगा, क्योंकि लॉजिक बेसिक ही होता है कि प्रोसेस फूड कम खाओ, शुगर कम खाओ, प्रोटीन कार्ब्स बैलेंस रखो, सब्जियां ज़्यादा खाओ। दैट इज ट्रू, इट्स वेरी सिंपल। राइट? बाहर का खाना एकदम कम करो, अवॉइड करो। ओके। और कुछ? बस ये, एंड हाई सॉल्ट फूड आल्सो शुड बी अवॉइडेड। मतलब वही जो पैकेट से निकल के चीज़ें आती है। दैट इज ट्रू। आई फील कि भारत में ना 2 सबसे बड़े डाइट मिस्टेक्स होते हैं। पहले तो हर कोई डिज़र्ट बहुत ज़्यादा खाता है। सुमन अग्रवाल मैम आई थी जो बॉलीवुड की बहुत बड़ी डाइटिशियन है। उन्होंने कहा कि हफ्ते में एक बार अगर डिज़र्ट खा लेना खा लो, वरना अगर हफ्ते में आपको शुगर क्रेविंग हो रही है थोड़ी सी फ्रूट खा लो, थोड़ी सी
थोड़ी डेट्स खा लो वगैरह वगैरह, दैट वाज द कंसेंसस। तो एक बड़ी डाइटरी मिस्टेक ये है, और दूसरी डाइटरी मिस्टेक ये है प्रोसेस फूड की, या कि प्रोसेस खाने में पाम ऑयल, मैदा और चीनी और प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, दैट इज ट्रू। एक फैट सेल थ्योरी भी रहती है इसमें, आई बोलो। वुड लाइक टू से। फैट सेल थ्योरी क्या रहती है, इनिशियली पेरेंट्स को लगता है कि नहीं, मैं बच्चा पतला है, कमज़ोर है, उसको खूब सारे फैट्स खिलाएं, ठीक है, उसको जो मांग रहा है, कुछ खा नहीं रहा, चलो बिस्किट खा लो, आप चिप्स खा लो, एटलीस्ट कुछ तो जाएगा, आप अनहेल्दी फैट्स दो उसको। तो इनिशियली क्या रहता है ये फैट सेल थ्योरी में, कि अगर कोई एडल्ट इंसान है तो उसमें जो नंबर ऑफ फैट सेल्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, राइट, एंड वो फैट सेल्स का साइज़ भी ज़्यादा होता है। वही अगर कंपेयर करो आप लीन इंसान से, नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल से, उनमें नंबर ऑफ फैट सेल्स कम होते हैं। अगर आप इनको ट्रेस बैक करो इनके चाइल्डहुड में, तो ये फैट सेल्स बनते कब हैं, ये बचपन में बनते हैं। तो अगर आप बचपन में इनिशियली चाइल्डहुड में अनहेल्दी फूड खाओगे, जंक फूड खाओगे, अनहेल्दी फैट्स खाओगे, बहुत सारे शुगरी आइटम्स खाओगे, तो आपका अल्टीमेटली नंबर ऑफ फैट सेल्स बढ़ते जाएंगे, मतलब जिंदगी भर आपका मोटापा बना रहेगा। एंड वो फैट सेल्स आपके एक एज तक फिक्स हो जाते हैं। सपोज बाय आपका 12 to 18 ईयर्स तक वो नंबर ऑफ फैट सेल्स फिक्स हो जाएंगे। अगर आपने उस टाइम पे हेल्दी खाना खाया है, उस टाइम पे फैट्स कम खाए, मतलब जितने रिक्वायरमेंट है उतने ही खाया है, आपने अनहेल्दी फूड नहीं खाया है, तो आपके नंबर ऑफ फैट सेल्स कम बनेंगे कंपेयर टू दोज जिन्होंने अनहेल्दी खाया है। एक बार आपके फैट सेल्स बन गए बचपन में, तो वो आपके फिक्स हो गए। यही बच्चे जब बड़े होंगे, अगर वो ओवर फीडिंग करेंगे, ओवर ईटिंग करेंगे, तो उनके फैट सेल्स का साइज बढ़ेगा। तो जिनके फैट सेल्स कम थे, जिन्होंने बचपन में हेल्दी खाना खाया है, उनका ओबेसिटी या ओवरवेट होने के चांसेस कम है, एंड कंपेयर टू ओबीस लोग जिन्होंने बचपन में ओवर फीडिंग की है या बहुत अनहेल्दी खाया है, वो ओवर फीडिंग करेंगे, उनके फैट सेल्स ऑलरेडी ज़्यादा हैं, वो भी इनलार्ज हो जाएंगे, तो ओबेसिटी में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे हमारे आसपास कुछ कुछ दोस्त होते हैं ना, जो ठूस के खाते हैं पर वेट पुट ऑन ही नहीं होता है, दैट इज ट्रू। एक्चुअली बचपन में जादू हुआ है उनके साथ। या तो शुरू से ही अगर आपका फाउंडेशन अच्छा रहेगा, शुरू में ही आप उनको हेल्दी डाइट देंगे, तो डेफिनेटली वो आगे जाके ओबेसिटी का रिस्क बहुत कम रहता है। ओके, एड्रेस करेंगे इसे कि एक शिशु का डाइट कैसा होना चाहिए, पर लेट्स गो बैक टू वो मम्मी का डाइट। आपने कहा कि रफली 700 to 1000 कैलोरीज ज़्यादा होनी चाहिए। 500 to 700 कैलोरीज जो उनकी रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा होनी चाहिए, प्लस उनको हेल्दी खाना चाहिए, एंड थर्डली वाटर इनटेक भी ज़्यादा होना चाहिए। उनका जो वाटर इनटेक होता है मदर्स का, वो कम से कम 2 लीटर प्लस 200 ml पर फीड एक्स्ट्रा लेना चाहिए पानी। अगर ब्रेस्ट फीडिंग करी तो उसके साथ 2 ग्लास पानी पीना चाहिए। यस, अप्रॉक्सीमेटली। तो एवरेज अगर वो 10 बार बच्चे को फीड करवा रही हैं जी, बच्चे को, तो आप मान लो माँ को 3 लीटर्स पानी तो एटलीस्ट पीना चाहिए पर डे। ओके, ब्रेस्ट मिल्क की कंसिस्टेंसी भी बदलती है डाइट के वजह से। या ब्रेस्ट मिल्क की कंसिस्टेंसी विद एज भी बढ़ती है। इनिशियली बहुत थिक होता है, कोलेस्ट्रॉल आता है, वो ग्रेजुअली जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है उसकी जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स, कैलोरी रिक्वायरमेंट्स चेंज होती रहती है। तो उसके अकॉर्डिंगली भगवान ने ऐसा बनाया है ब्रेस्ट फीडिंग को कि विद एज नेचुरली ब्रेस्ट मिल्क की क्वालिटी और क्वांटिटी चेंज होती है, चेंज होती है। या आप इनिशियली जो मिल्क रहता है वो कोलेस्ट्रम रहता है, फिर ट्रांजिशन मिल्क रहता है, एंड फिर बाद में जाके आपका मेच्योर मिल्क आता है। तो वो विद एज नेचुरली वो मिल्क की क्वालिटी, मिल्क की क्वांटिटी चेंज होती है एज पर द चाइल्ड्स नीड। किस एज तक करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग अक्सर? आपको मिनिमम एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड 6 मंथ्स तक करना है। 6 मंथ्स के बाद आप ब्रेस्ट फीडिंग के साथ साथ बच्चों में सॉलिड स्टार्ट करना चाहिए, एंड आप ब्रेस्ट फीडिंग अप टू 2 ईयर्स तक एडवाइजेबल है करना। अप टू 2 years एडवाइजेबल? या पर इतना क्यों, 2 years क्यों? क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क इज़ द बेस्ट मिल्क। अगर आप जो बच्चे को दूध दे रहे हैं, बाहर के मिल्क से बेटर है कि बच्चों को ब्रेस्ट मिल्क दे, बिकॉज इट इज़ कस्टमाइज्ड फॉर द बेबी, वो बच्चे के लिए बेस्ट है। तो जो हम कहते हैं 6 मंथ्स तक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध दो, उसमें जितनी वाइटामिन्स है, जो मिनरल्स हैं, जो वाटर रिक्वायरमेंट है, वो बच्चे के लिए एडिक्वेट है। 6 मंथ्स के बाद जितनी बच्चे को कैलोरीज चाहिए वो खाली ब्रेस्ट मिल्क से नहीं मिल पाती है, तो इसलिए हम 6 मंथ्स के बाद बच्चे में सॉलिड फूड स्टार्ट करते हैं। और कुछ ध्यान में रखना है मम्मी को? स्ट्रेस कम ले, क्योंकि अगर वो स्ट्रेस ज़्यादा लेंगे इससे मिल्क प्रोडक्शन काफ़ी कम होता है, एंड दैट इज़ द मेजर कॉज ऑफ डिक्रीज मिल्क इनटेक दीज डेज। काफ़ी मदर्स को लगता है मेरे बच्चे का दूध कम आ रहा है, उससे पेट नहीं भर रहा है, एंड कम हो भी जाता है। वाई? बिकॉज वो स्ट्रेस बहुत ले रही हैं। जितना स्ट्रेस लेंगी उतना वो हार्मोन्स सिक्रीट कम होंगे, जिससे वो दूध बनता है, एंड वो अल्टीमेटली फिर मिल्क सप्लाई कम होता है। तो मदर से कहें स्ट्रेस बिल्कुल ना लें,
अच्छे से बच्चे को फीड कराएं, अच्छी हेल्दी डाइट खाएं, खूब हाइड्रेटेड रहें। प्लस वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन यस। ओके। इस 6 महीने के फेज को और ब्रेक डाउन करना, और कुछ कहना है बच्चे के हेल्थ के बारे में? कुछ मिस्टेक्स जो पेरेंट्स करते हैं जी। इस न्यूबॉर्न पीरियड में विच आई वुड लाइक टू टेल। नंबर 1, बच्चों जब पैदा होते हैं तो कई बार उनको शहद चटाते हैं, गुट्टी वगैरह देते हैं, तो दैट इज़ नॉट एडवाइसेबल, वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़, बच्चे के मसाज के टाइम पे कान में, नाक में तेल डाल देते हैं, एंड ये बहुत कॉमन है, अभी भी बहुत कॉमन है, एंड इससे बच्चे को कान में और नाक में इन्फेक्शन होने का रिस्क रहता है। उनको लगता है कि वो डालेंगे वो खुल जाएगी नाक, कान में डालेंगे कान साफ हो जाएंगे, बट इट इज़ नॉट एडवाइसेबल। आज भी मैं केसेस इतने सारे नाक के कान के इन्फेक्शन के देखता हूँ जस्ट बिकॉज वो तेल इंस्टिल करते हैं अंदर। दूसरा, बच्चों के जो एज ओल्ड ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है कि आंखों पे काजल लगाना, these days it's not advisable. Why? Because जो काजल है sometimes it may contain lead which can lead to allergic conjunctivitis, and जो particles होते हैं वो हमारे यहाँ पे जो टीयर डक्ट होता है, जो आंखों के और नाक के बीच में एक पाइप होता है, वो पार्टिकल जाके उस पाइप को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे कि बच्चे की वाटरी आइज एंड कंजक्टिवाइटिस का रिस्क रहता है। तो काजल भी बिल्कुल एडवाइजेबल नहीं है। तीसरा, जब भी बच्चे की मसाज करें बहुत हल्के हाथ से जेंटली करें, नहीं तो आजकल दाइयाँ हायर करते हैं, वो ज़ोर ज़ोर से मसाज करती हैं, एंड दैट इज़ नॉट एडवाइजेबल एट ऑल, बिकॉज उससे बच्चे को इंजरी का भी रिस्क रहता है। तो हम यही कहते हैं कि इनिशियल डेज में आप खुद मसाज करें एज अ पेरेंट, या फिर कोई फैमिली मेम्बर करें, क्योंकि फैमिली मेम्बर जेंटली करते हैं यूजुअली। मसाज की ज़रूरत होती है? बहुत बेनिफिट्स हैं इसके, इट्स नॉट दैट इट्स कंपल्सरी, बट हाँ बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। बॉन्डिंग होती है बच्चे और माँ के बीच में। दूसरा, बच्चे की स्किन हाइड्रेटेड रहती है, एंड ऑयल्स जो हम यूजुअली कहते हैं मसाज के दौरान, विंटर्स में बेस्ट इज़ कोकोनट ऑयल, एंड समर्स में आप चाहो तो ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हो। सरसों का तेल या घी समर्स में बिल्कुल भी यूज़ ना करें, बिकॉज उससे काफ़ी स्किन एलर्जीज एंड रैशेज हो जाते हैं बच्चों को। क्या ऐसे केसेस होते हैं जहाँ कुछ बच्चे ज़्यादा मोटे हो जाते हैं उन 6 महीनों में और कुछ बच्चे पतले रह जाते हैं? हाँ, एंड इट ऑल डिपेंड्स। अगर वो सिर्फ फीडिंग पर है तो इट डिपेंड्स उनका जेनेटिक पोटेंशियल क्या है। अगर पेरेंट्स मोटे हैं तो चांसेस हैं कि बच्चे भी मोटे होंगे जी। अगर पेरेंट्स पतले हैं तो वो जेनेटिकली डिसाइड करता है कि बच्चे भी पतले होते हैं। तो कुछ बच्चे ब्रेस्ट मिल्क से के बाद भी बहुत मोटे होते हैं, कुछ बच्चे ब्रेस्ट मिल्क के बाद भी पतले रहते हैं। तो बस ये चीज़ है कि फॉर्मूला फेड बेबीज आर स्लाइटली वेट ज़्यादा होता है देन ब्रेस्ट फीड बेबीज, बट दैट डजंट मीन कि आपको फॉर्मूला फीड देके बच्चों को मोटा करना है। फॉर्मूला फीड क्या है? फॉर्मूला फीड जो डब्बे का दूध होता है। आजकल क्या रहता है कि जैसे मदर को दूध नहीं आ रहा है तो फिर वो डब्बे का दूध देते हैं, एंड वो सोचते हैं कि कम पड़ रहा है 2 बार डब्बे का दूध दे दो, वेट गेन नहीं हो रहा आप ये दे दो। ये फीलिंग है पेरेंट्स को, इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड को, कि बच्चा चबी है तो हेल्दी है, एंड विच इज़ वेरी रॉन्ग। इनफैक्ट आई से टू ऑल माई पेशेंट्स कि बच्चा लीन है तो फिट है, क्योंकि चबी है तो इट्स नॉट हेल्दी। अगर बच्चा पतला है तो वो ज़्यादा फिट रहता है, लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा होता है, आगे जाके ओवरवेट या ओबेसिटी के भी चांसेस कम होते हैं। पर उस एज में मोटे कैसे हो जाते हैं? इट्स जेनेटिक पोटेंशियल, रैंडम कोई भी हो सकता है। तो उसकी टेंडेंसी है अगर बच्चे की मोटे होने की तो वो मोटा होगा, अगर उसकी टेंडेंसी थोड़ा पतला रहने की तो वो होगा। तो हम यूजुअली बच्चे का जो एवरेज वेट गेन होता है उसको मॉनिटर करते हैं। जैसे पहले 3 महीने में बच्चे का जो वेट गेन होना चाहिए वो 600 से 800 ग्राम पर मंथ पड़ता है। 3 से 6 महीने के बीच में जो बच्चों का वेट गेन रहता है वो अराउंड 600 ग्राम पर मंथ रहता है, एंड 6 महीने से 1 साल के बीच में जो बच्चों का वेट गेन होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 400 से 500 ग्राम हर महीने बढ़ता है। तो अगर बच्चा इस ट्रेंड को फॉलो कर रहा है तो यू डोंट नीड टू वरी कि मेरा बच्चा चबी है या पतला है। अगर आपको ये क्लिप अच्छा लगा तो ऐसे ही 1000 क्लिप्स अपलोड किए गए हैं इस चैनल पर, बस देखते जाओ और सीखते जाओ।